हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का अध्ययन का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र की आय को कहा जाता है, जिसका अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग प्रदान की गई हैं, अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं, जिसमें मार्शल ने बताया है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका अर्थ है कि जितना भी श्रम है और जितनी भी पूंजी है, वह प्रकृति से प्राप्त जितने भी साधन हैं, उन साधनों पर कार्य करने के बाद जितना भी उत्पादन होता है एक साल में प्रतिवर्ष जितनी भी वस्तुओं का और जितनी भी सेवाओं का, भौतिक का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे सेवाएं, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा किसी भी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उसकी सेवा को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता है। तो जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उन पर कार्य करने के बाद जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष के अंतर्गत, वही देश की राष्ट्रीय आय होती है, ऐसा मार्शल ने बताया है। और पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें वस्तुओं से प्राप्त आय भी शामिल होती है। यानी कि पीगू ने भी वही बात बताई है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन सबका मूल्य जो शामिल होता है, उन सबको जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिसका हम मूल्य देते हैं, वही तो उसका मूल्य है। जिस भी वस्तु के मूल्य को मुद्रा में मापा जा सकता है तो वही राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, या उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय गणना की राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन द्वारा किया गया है। रिचर्ड स्टोन के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन मानव तथा मानवीय संस्थाओं की क्रियाओं के सांख्यिकीय वर्गीकरण से इस प्रकार संबंधित है जिससे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। अर्थात राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जितना भी लेखा जोखा किया जाता है, उस लेखे जोखे के द्वारा राष्ट्रीय आय की जितनी भी कार्यप्रणाली है उसको समझा जा सकता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझा जा सकता है, उसे राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं। इस पद्धति के अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक क्रिया के केवल सांख्यिकीय वर्गीकरण को ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए एकत्रित जानकारी के प्रयोग को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जितना भी विश्लेषण है, जितनी भी जानकारी है, वो सब राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिससे किसी एक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर ये चीज़ जानने की है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय लेखांकन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कहने को तो ये दोनों शब्द एक ही से लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। भले ही ये दोनों शब्द एक से लगें, पर इन दोनों में स्पष्ट अंतर ये है कि किसी देश में एक वर्ष में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका कुल मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनका मूल्य, और जितनी भी सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मूल्य, वह देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। किंतु राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन एक कार्य प्रणाली है, ऐसी विधि है जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया के सांख्यिकीय वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित होती है। यानी जितना भी सांख्यिकीय लेखा जोखा होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है,
उसका अध्ययन किया जाता है, वह सब राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है। अब हमें राष्ट्रीय आय को जानने से पहले राष्ट्रीय आय की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, कुछ मूल शब्द हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है, जिसमें पहला शब्द है एक देश की घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का अर्थ क्या होता है वो इन विभिन्न बिंदुओं के द्वारा हमें मालूम हो जाएगा कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जिसको हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा में हमने जाना कि एक देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो देश में कौन कौन सी चीज़ देश के अंतर्गत शामिल होगी। उसमें पहली चीज़ है राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित क्षेत्र, यानी जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, भारत का नक्शा आपने देखा है, उस सीमा के अंतर्गत जितना भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो हमारे देश की घरेलू सीमा कहलाती है। देश की समुद्री सीमा भी हमारे देश की घरेलू सीमा कहलाती है। समुद्र जितना हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो सीमा, यानी उस समुद्र से जितना भी लेन देन का कार्य किया जाता है, जितना भी जहाज़ों के द्वारा सामान इधर से उधर किया जाता है, वो हमारे देश की घरेलू सीमा कहलाता है। देश के निवासियों के द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों में चलाए जाने वाले वायुयान भी देश की सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। देश के निवासियों के द्वारा जो भी कार्य वायुयान से अपने देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि रास्ते तय होते हैं, ज़मीन पर रास्ते बने हुए हैं, उसी तरह से आसमान में भी रास्ते तय होते हैं, उसकी सीमा निर्धारित है। उसी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत यदि वायुयानों के द्वारा वस्तुओं का लेन देन इधर उधर किया जाता है तो उसे घरेलू सीमा कहा जाता है। यदि उस सीमा से बाहर कोई भी वायुयान के द्वारा लेन देन किया जाता है तो वो देश की घरेलू सीमा में शामिल नहीं होगा। इसी तरह मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल तथा गैस प्राप्त करने वाले तेल तथा गैस प्राप्त करने वाले प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें देश को तेल खोजने का एकमात्र अधिकार है। यानी कि मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं और उनकी नौकाएं जो हैं वो अपने देश की सीमा के अंतर्गत जो कार्य करती हैं, जितनी भी तेल खोजे जाते हैं, तेल का लेन देन किया जाता है, यदि अपने देश के अंतर्गत सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है तो वो हमारी घरेलू सीमा कहलाती है या हमारे घरेलू उत्पादन कहलाता है। देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास, हाई कमीशन, सैनिक प्रतिष्ठान जो विदेशों में स्थित हैं, हमारे देश के जो भी कार्य क्षेत्र दूसरे देशों में स्थित हैं वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा में ही शामिल होंगे, क्योंकि उनमें किया जाने वाला कार्य हमारे देश के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए वो भले ही दूसरे देश में कार्य हो रहा है लेकिन वो हमारी घरेलू सीमा में शामिल होगा। दूसरी चीज़ है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमारे देश के सामान्य निवासी, किसे हम देश का सामान्य निवासी कहेंगे। यहाँ पर उन बिंदुओं को बताया गया है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति तथा संस्थाएं दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो भी हमारे देश के सामान्य निवासी के रूप में ही शामिल होंगे। जिन संस्थाओं में काम करने वाले लोग जो हैं वो हमारे देश की सामान्य निवासी कहलाएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। सामान्य निवासी का मतलब है कि केवल जो यहाँ पर निवास कर रहा है, रह रहा है, भले ही वो काम करने के लिए रह रहा है, अगर वो यहाँ पर काम करने के लिए रह रहा है तो वो भी यहाँ का सामान्य निवासी है, लेकिन उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जो यहाँ के नागरिक नहीं भी हैं वो भी यहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे यदि वो यहाँ पर कुछ समय के लिए निवास कर रहे हैं। एक अन्य देश का नागरिक भी एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है, क्योंकि यदि वो भले ही नागरिकता दूसरे देश की प्राप्त किए हुए है लेकिन कार्य वो यहाँ कर रहा है, रह यहाँ रहा है, तो वह इस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी भी उस देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, परंतु भारत में स्थित इन संगठनों में कार्य करने वाले भारतीय भारत के सामान्य नागरिक माने जाएंगे।
यानी विदेशों में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी जो हैं वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। जबकि भारत में स्थित इन संगठनों में काम करने वाले जितने भी भारतीय हैं वो हमारे देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे और उन्हें यहाँ का सामान्य नागरिक भी कहा जाएगा। विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा जिसके वे नागरिक होते हैं, न कि उस देश के जिसमें वे काम कर रहे हैं। यानी कि विशेष पदों पर जितने भी अधिकारी नियुक्त हैं, जितने भी सशस्त्र सेना बल में कार्य करने वाले लोग हैं, वो एक देश के सीमा पर काम करने वाले श्रमिक अथवा व्यक्ति जो लगभग प्रतिदिन नियमित रूप से अपने देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में रोजगार के लिए जाते रहते हैं, उस देश के निवासी होते हैं जिस देश में वे रहते हैं, न कि उस देश के निवासी कहलाएंगे जिसमें वे काम करने जाते हैं। यानी कि जो लोग एक सीमा से दूसरी सीमा में काम करने जाते हैं वो उस देश के निवासी नहीं कहलाते हैं जिस देश में वो काम करने जाते हैं, वो उस देश के निवासी कहलाएंगे जिस देश में वो रहते हैं। इस प्रकार ये हमारे देश के सामान्य निवासी की परिभाषा है, जिसमें ये गुण होंगे या ये परिस्थितियाँ होंगी, उसे ही देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। अगला बिंदु है पूंजी। पूंजी क्या होती है? पूंजी को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी उत्पादन करने के लिए एक विशेष चीज़ है, विशेष साधन है जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं। यह उन मानव निर्मित वस्तुओं का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसा सामान, ऐसी वस्तुएं, ऐसा भंडारण जिनसे हम और वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वह पूंजी कहलाएगी। जैसे कि किसी फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, उन मशीनों के द्वारा यदि हम और मशीनों का निर्माण करते हैं तो वो जिन मशीनों से नई मशीनों का निर्माण किया जा रहा है वो मशीनें उस फैक्ट्री की पूंजी कहलाएंगी। इस प्रकार से जो भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनका स्टॉक, उनके प्रयोग से यदि हम अधिक उत्पादन करते हैं तो वह पूंजी कहलाता है। राष्ट्रीय पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जो एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उसी राष्ट्र की होती है। जैसे कि देश की रेल, जहाज, सार्वजनिक कल कारखाने आदि, ये वस्तुएं देश की पूंजी कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम और उत्पादन का कार्य करते हैं। रेल से श्रमिकों का इधर उधर जाना जिससे वह अन्य उत्पादन कार्य करते हैं, ये हमारे देश की पूंजी है। जहाज़ों के द्वारा यदि हम अपना सामान का इधर उधर लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जहाज़ भी हमारे देश की पूंजी है। और जितने कल कारखाने हैं, जितने भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे भी अन्य उत्पादन का कार्य किया जाता है, तो वो हमारे देश की पूंजी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़े स्तर पर जितने भी कार्य हैं जिनसे हम अब और उत्पादन कर सकते हैं, वो एक राष्ट्र की पूंजी कहलाते हैं। जिसमें भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है। एक भौतिक पूंजी वह पूंजी है जिसे हम देख व छू सकते हैं, जैसे मशीनें आदि। जबकि अभौतिक पूंजी वह पूंजी है जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की बुद्धि, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इसे देख नहीं सकते हैं। लेकिन इन गुणों और इन बुद्धियों के द्वारा बहुत सा उत्पादन होता है, इसलिए ये भी हमारी पूंजी है। जैसा कि इस कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं, हमारी बहुत सी पूंजी की हानि हो रही है। बहुत से डॉक्टर, बहुत से ऐसे विद्वान साथी हमें छोड़कर चले जा रहे हैं जो देश के उत्पादन में बहुत सहयोग कर सकते थे, वे हमारे देश की पूंजी थे। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पूंजी निर्माण।
पूंजी निर्माण क्या होता है? जब समाज वर्तमान उत्पादन के संपूर्ण भाग को वर्तमान उपभोग में प्रयुक्त न करके उसके एक भाग को पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है, तब उसे पूंजी निर्माण कहा जाता है। यानी कि जो भी उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम वर्तमान समय में उपभोग ना करें। जो मशीनें आज हमने ली हैं, कोई मशीन नई खरीदी है, उस मशीनों को हम आज प्रयोग अपने लिए उसको प्रयोग करके उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मशीन से हम नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो और उसको हम अपने भविष्य के लिए सहेज कर रख रहे हैं, तो वह पूंजी निर्माण कहलाता है। तो इस प्रकार से वस्तुओं को जितना भी उत्पादन है उसको आज ही प्रयोग ना करके भविष्य के लिए यदि सहेज के रखा जा रहा है तो वह पूंजी का निर्माण कहलाता है। पूंजी निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, वास्तविक बचत का निर्माण करना, यानी जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, जितना भी उत्पादन हो रहा है उससे हम बचत कर रहे हैं, तो वह पूंजी निर्माण है। उन बचतों को एकत्रित किया जा रहा है तो वह भी पूंजी निर्माण है, यानी कि पैसे को या किसी भी वस्तु को यदि हम एकत्रित कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी पूंजी निर्माण का कार्य कहलाता है। बचतों को पूंजीगत परिसंपत्तियों में विनियोग करना भी पूंजी निर्माण का कार्य कहलाता है। यानी यदि हमारे पास पैसा है और हम उस पैसे को निवेश कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं या बैंक में जमा करके हम उससे ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, या उस पैसे को उत्पादन के कार्य में लगा रहे हैं, किसी ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे हम आगे चल करके और उत्पादन कर सकेंगे, तो वह भी पूंजी निर्माण कहलाता है। जैसे कि लोग अपना पैसा स्टॉक्स में लगा देते हैं, शेयरों में लगा देते हैं, या किसी बैंक में रख देते हैं जिससे आगे चल के उनको ब्याज प्राप्त होगा, या किसी ऐसे उद्योग में लगा देते हैं जिससे वो, मान लीजिए कोई उद्योग चलाना है, उस उद्योग को चलाने के लिए यदि किसी ने दुकान खरीदी तो वह दुकान भी हमारे लिए पूंजी निर्माण है, क्योंकि उस पूंजी में जो हमने पैसा लगाया है, उस दुकान को बनाने में जो हमने पैसा लगाया है, वो आगे चल के हमारे लिए उत्पादन का कार्य करेगा। इस प्रकार से बचतों को यदि पूंजीगत परिसंपत्तियों में विनियोग किया जाता है तो वह भी पूंजी निर्माण कहलाता है। अगला बिंदु है वस्तुएं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं ये हम जानेंगे। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। वस्तुओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक अंतिम वस्तुएं और दूसरा मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं को इस तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तालिका के अंतर्गत विभिन्न आधार हैं जिनके आधार पर हम मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं को समझ सकते हैं। सबसे पहला आधार है प्रयोग, कि हम वस्तुओं को जैसे प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम उसको मध्यवर्ती कह सकते हैं या अंतिम कह सकते हैं। पहला है मध्यवर्ती वस्तुओं को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक आटा है, एक गेहूं है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है और उस गेहूं से आगे चल के आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी, तो उस गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं से यदि हम आटे का निर्माण कर रहे हैं तो गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु हुआ। तो यदि हम किसी वस्तु का प्रयोग करके अन्य वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो जो पहली प्रयोग की वस्तु है जिसका प्रयोग करने से हम अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। और अंतिम वस्तु, यदि हम इन वस्तुओं का प्रयोग करने से कोई अगला उत्पादन नहीं हो रहा है तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी। जैसे कि हमने उदाहरण बताया कि गेहूं से यदि आटा बन रहा है और आटे से रोटी बन रही है, तो गेहूं और आटा तो मध्यवर्ती वस्तु हुआ, लेकिन उस आटे से जब रोटी बन के प्रयोग हो गई, ख़त्म हो गई, तो उससे कोई और नया उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वह रोटी जो हुई वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रयोग जब अंतिम बार किया जा रहा है, जिसके बाद कोई और प्रयोग उसका नहीं किया जा सकेगा, तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी। अगला आधार है बिक्री का। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं इनको हम पुनः बेच सकते हैं और इससे इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी हो जाती है।
जैसे कि गेहूं का ही उदाहरण है। गेहूं को उत्पादित किया जाता है और उसको बेचा जा सकता है। उसको बेच करके जब आटा बनाया जाता है तो उस आटे को भी दोबारा बेचा जा सकता है, लेकिन उसका मूल्य गेहूं से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से जिन वस्तुओं को हम पुनः पुनः बिक्री कर सकते हैं और हर बार उसका मूल्य वृद्धि कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। दूसरी जिन वस्तुओं को हम दोबारा नहीं बेच सकते और उसका कोई मूल्य वृद्धि भी नहीं होती है, तो उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे कि रोटी ही है। रोटी का प्रयोग हमने जब अंतिम बार कर लिया तो उसके बाद ना तो हम उसे बेच सकते हैं और ना ही उसका मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम वस्तु के रूप में जब कोई वस्तु प्रयोग हो जाती है और उसका मूल्य वृद्धि नहीं होती है, तो वह अंतिम वस्तु कहलाती है। उत्पादन परिसीमा के द्वारा भी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं को समझा जा सकता है कि यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंतर्गत रहती हैं। यह अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। यानी अंतिम उपभोक्ता जब इसको प्रयोग करता है तो उसके बाद इसका और कुछ नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, तो वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। यानी जब किसी भी वस्तु को हम प्रयोग करके अन्य किसी और कार्य को कर सकते हैं, जिसको हम अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए प्रयोग में नहीं होती हैं, बल्कि ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंतर्गत होती हैं। उत्पादन करने के लिए इनको कार्य में लाया जाता है, तो ये वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जबकि अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर होती हैं। यानी अब इनका उत्पादन कार्य समाप्त हो चुका होता है और ये अंतिम प्रयोग के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो ऐसी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर भी हम मध्यवर्ती और वस्तुओं को जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी गेहूं और आटे को गेहूं और आटे के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि जब उसको अंतिम रूप में रोटी के रूप में बेच करके या उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो वो राष्ट्रीय आय में उसके मूल्य को शामिल किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल किया जाता है तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोहरी गणना का अर्थ होता है किसी एक वस्तु का मूल्य कई बार आंका जाए, तो वह राष्ट्रीय आय में हमारे देश की राष्ट्रीय आय बहुत गुना बढ़ जाएगी, जबकि वास्तविकता में क्या होगा, सही आय दूसरी होगी जो अंतिम वस्तुओं के प्रयोग करने के द्वारा मूल्य प्राप्त होगा। जैसे कि देश में जितना गन्ने का उत्पादन हो रहा है, गन्ने के उत्पादन के द्वारा जब हम उसका गुड़ बनाते हैं, गुड़ के बाद यदि हम उसकी चीनी बनाते हैं और चीनी के बाद यदि हम उससे कोई मिठाई बनाते हैं, तो हर बार यदि अलग अलग उत्पादन का मूल्य शामिल करेंगे तो देश में गन्ने से ही कई चीज़ें बन रही हैं, तो उसका मूल्य कई गुना हो जाएगा कि उत्पादन गन्ने का जो है या मिठाई का उत्पादन देश में कई गुना हुआ, जबकि केवल गन्ने का उत्पादन तो एक ही बार हुआ और उस गन्ने से जो मिठाई बनी उसका अलग मूल्य हुआ। तो इस प्रकार से कई गुना राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। जबकि वास्तविकता में कितनी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई, पहले गन्ने का मूल्य, फिर गन्ने से जब गुड़ बना तो जो मूल्य में वृद्धि हुई वही देश की राष्ट्रीय आय हुई। फिर गुड़ से यदि चीनी बनी तो जो चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई वो नई राष्ट्रीय आय हुई। उस चीनी से जो मिठाई बनी उस मिठाई के मूल्य में जो वृद्धि हुई वो देश की राष्ट्रीय आय हुई। यदि हर बार हम सारी कीमतों को शामिल करते जाएंगे तो वास्तविकता में राष्ट्रीय आय की गणना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो वास्तव में नहीं होगी। इस प्रकार से इस दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम रूप में जो वस्तुओं का मूल्य अंतिम रूप में जिन वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है उनके ही मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगला है उत्पादक एवं उपभोग वस्तुओं के आधार पर भी हम मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं या उनका अंतर कर सकते हैं। ये वस्तुएं उत्पादकों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, यानी कि उत्पादक जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं अन्य उत्पादन करने के लिए वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, और जो वस्तुएं उपभोक्ताओं के द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए
प्रयोग की जाती हैं या अपने उपभोग के लिए उन वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है तो वह अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, जिसके बाद कोई अन्य उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार से हम वस्तुओं को जाने कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, जिनको हमने विभिन्न आधारों पर जाना। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय का स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक एवं प्रवाह को जानने के लिए हम इस तालिका को ध्यान से देखेंगे और इसमें समझेंगे कि स्टॉक और प्रवाह होता क्या है। स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है। समय के एक बिंदु का अर्थ होता है जैसे कि किसी एक विशेष समय पर यदि कोई उत्पादन हो रहा है या कोई कार्य हो रहा है तो वह स्टॉक कहलाएगा। जैसे कि 1 जनवरी 2012 को आपकी बचत कितनी थी। किसी एक विशेष समय पर यदि कोई स्टॉक है या कोई बचत है, कोई निर्माण है, कोई पूंजी है तो वह स्टॉक कहलाएगा। जबकि प्रवाह क्या होता है? प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। समय यानी एक लंबे समय के अंतर्गत यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वह प्रवाह कहलाएगा। जैसे कि यदि आप प्रतिदिन अपने जेब खर्च के लिए 50 रुपये लेते हैं तो वह प्रतिदिन लेकर के आप पूरे साल यदि उसका खर्च करते हैं तो वह एक समय अवधि, एक पूरे साल के अंतर्गत जो उसका कार्य किया जा रहा है वह प्रवाह कहलाएगा। इसी तरह से अगला बिंदु है स्टॉक का, कि स्टॉक समय की प्रति इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई का मतलब होता है कि एक इकाई में कितना उत्पादन किया जा रहा है वह स्टॉक कहलाएगा। जबकि प्रवाह के अंतर्गत समय की प्रति इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। समय की प्रति इकाई के मतलब 1 घंटे में कितना उत्पादन किया गया, 1 दिन में कितना उत्पादन किया गया, या 1 माह में, 1 वर्ष में, एक विशेष समय अवधि के अंतर्गत यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। इसी तरह से स्टॉक जो है वो स्थैतिक अवधारणा है, यानी स्थैतिक मतलब स्थिर अवस्था है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि प्रवाह जो है वो एक गत्यात्मक अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला बिंदु है स्टॉक के उदाहरण। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे संपत्ति है वह हमारे लिए स्थिर रहती है तो वह हमारा स्टॉक है। श्रम है वह स्थिर है तो वह हमारा स्टॉक है। पूंजी जो हमारे पास है, एकत्रित की हुई पूंजी है, हमारी मशीनें हैं, हमारी कॉपी किताबें, एक विद्यार्थी के लिए उसकी पुस्तकें ही उसकी पूंजी होती हैं। तो जो पूंजी हमारे पास स्थिर अवस्था में है वह पूंजी कहलाएगा। बैंक में जमा राशि जिसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो भी स्टॉक कहलाएगा। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा जितनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में है, जितनी पूर्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्राप्त है वह स्टॉक कहलाएगा। जबकि प्रवाह के अंतर्गत क्या उदाहरण में शामिल होगा? आय बढ़ती और घटती रहती है। राष्ट्रीय आय भी घटती बढ़ती रहती है और प्रति व्यक्ति की भी आय घटती बढ़ती रहती है, तो यह प्रवाह की अवस्था कहलाएगी। मुद्रा का व्यय, मुद्रा को खरीदना और बेचना, इसको खर्च करना भी जो है वह प्रवाह की अवस्था है, क्योंकि मुद्रा जब चलायमान हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है, वो कैसे चलती है? वो तभी चल पाती है जब हम उसको व्यय करते हैं, उसको खर्च करते हैं, तो यह भी प्रवाह की अवस्था कहलाएगी। और पूंजी निर्माण के द्वारा यदि पूंजी निर्माण किया जा रहा है तो वह भी प्रवाह की अवस्था कहलाएगा। और पूंजी पर यदि ब्याज प्राप्त हो रहा है, वही पूंजी अगर बैंकों में जमा है तो वह स्टॉक कहलाएगा, और उस पूंजी में वृद्धि हो रही है, उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वह प्रवाह कहलाएगा। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं जिन्हें जानना हमें आवश्यक था। इसके बाद अगले बिंदु में हम राष्ट्रीय आय को पूर्णतः जानेंगे। धन्यवाद।